तो फ्रायड ने जब ये तीन चीज़ें खोज ली, ड्रीम एनालिसिस खोज ली, अनकॉन्शियस खोज लिया और इंस्टिंक्ट खोज लिए, ये तीन चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं। सेल्फ प्रिजर्वेशन की इंस्टिंक्ट और डिस्ट्रक्शन की इंस्टिंक्ट, इनके नाम उन्होंने रखे इरोस और थैनेटोस। ग्रीक में देवी जो है वो मृत्यु की देवी जो है, मौत की देवी, वो थैनेटोस है। तो उन्होंने इसके नाम पे जो डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी हमारे अंदर, एग्रेसिव टेंडेंसी है ना, हम लड़ना चाहते हैं, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तो जिस जो हमारी इच्छा में अड़चन है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ये थैनेटोस जो है अपनी तरफ डाइवर्ट हो जाती है, जिसके लिए फ्रायड ने, कल हमने देखा था, फ्रायड ने कहा गिल्ट फीलिंग। आदमी अपने आप को ये समझने लगता है कि बहुत बड़ा मैंने कोई पाप किया है, और वो फिर अपने आप को पापियों की तरह समझने लगता है, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, ये हूँ वो हूँ, उस पाप का प्रायश्चित करूँ। तो ये इंस्टिंक्ट भी फ्रायड ने सोची। ये इंस्टिंक्ट किस आधार पर सोचें कि उसने कहा कि आदमी की जो बेसिक नीड है, या तो है सेल्फ प्रिवेशन, सेल्फ को, अपने को प्रिजर्व करना चाहता है, जीवित रहना चाहता है। ये जीवित रहने की इच्छा जो है इरोस बन जाती है, और जितनी भी अदर इंस्टिंक्ट हैं सारी वो इरोस के अंडर में आ जाती हैं, जो भी जीवित रहने में सहायक हैं। तो इरोस बहुत बड़ी इंस्टिंक्ट खोज के दी फ्रायड ने कि ये हमारे अंदर सबसे बड़ी इंस्टिंक्ट है कि मैं जीवित रहूं। जीवन की इच्छा बड़ी प्रबल इच्छा है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा। फ्रायड ने कहा कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में सारा ये है कि एक छोटा सा कीड़ा भी है, अगर उसको आप मारने की कोशिश करोगे तो वो अपनी जान बचाने के लिए भागेगा। और कुछ कीड़े ऐसे हैं कि जिनको मारने की कोशिश करोगे तो एग्रेसिव, जैसे भीड़ है, अगर भीड़ को मारने की कोशिश करोगे तो एग्रेसिव होकर आपको हमला करेंगे। थैनेटोस है ये। तो थैनेटोस जो है डेस्क, ये दोनों इंस्टिंक्ट फ्रायड ने खोजी। ये आदमी की बेसिक इंस्टिंक्ट हैं, जन्मजात प्रवृत्ति हैं दो। ये दो प्रवृत्तियां आदमी में जन्मजात होती हैं, हर एक आदमी में, कहीं से एक्वायर नहीं करते। इनको सेटिस्फैक्शन के तरीके तो एक्वायर कर सकता है आदमी सोसाइटी से, कि भाई मैं कैसे अपने आप को प्रिजर्व करूं। उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है हंगर। आदमी, और बहुत सारे आदमी कहते तो हैं जी इन्होंने इतने दिन का व्रत रखा, इतने दिन का व्रत रखा, लेकिन वो जो व्रत रखने वाले आदमी हैं वो शायद 1-8 करोड़ में से 1-8 आदमी मिलेगा, और वो भी शायद ऐसे कुछ कह रहे हों, क्योंकि हंगर जो है सबसे बड़ा इंस्टिंक्ट है, हंगर सबसे बड़ी। और हंगर के साथ साथ फिर और चीज़ें भी जुड़ जाती हैं इरोस में आकर के, रक्षा के लिए मकान वकान बनाते हैं। तो ये सब इन इंस्टिंक्ट को लेके फ्रायड ने फिर आदमी की पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन किया सारा। फ्रायड शुरू करते हैं आदमी के जन्म से। न्यू नेट माने तुरंत जन्म, जिसने अभी जन्म लिया है। ये न्यू नेट जो है, ये जब माँ के गर्भ में था तो बड़ी शांति के साथ, हर एक चिंता से मुक्त, वहाँ गर्भ में माँ के लेटा हुआ था। कोई किसी तरह की इसको चिंता नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई भूख भी नहीं लग रही थी, कोई और भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुली इसको वहाँ दुख नहीं दे रहा था। तो इसलिए जब जन्म होता है आदमी का, तो एकदम बच्चा जो है जन्म लेते ही बाह्य एटमॉस्फेयर, एक्सटर्नल स्टिमुली का शिकार बनता है। गर्म हवा है, ठंडी हवा है, बाहर का कैसा एनवायरनमेंट है, क्या है, उस एनवायरनमेंट से स्टिमुलस जो मिलता है शरीर को, सारी शांति भंग हो गई,
मैं तो इतने आराम से था। तो इसलिए इसको कहते हैं बर्थ ट्रॉमा है। ये सबसे पहला ट्रॉमा है दुनिया के अंदर। ट्रॉमा का मतलब होता है धक्का, सदमा, कोई बहुत बड़ा धक्का लगता है। इसलिए दुनिया में जितने भी आदमी पैदा होते हैं सब रोते हुए पैदा होते हैं, क्योंकि माँ के गर्भ में बड़ी शांति और गर्भ से बाहर निकलते ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ने उन पर असर किया। वहाँ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई किसी तरह से असर ही नहीं था, और यहाँ फेस करना पड़ गया। पता नहीं कैसा एटमॉस्फेयर है, जहाँ जन्म हुआ है वहाँ गर्मी है, सर्दी है, ठंड है, कोई हार्डशिप है या कुछ और चीज़ है। तो उस स्टिमुलस को देख करके बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है। ये प्राइमरी एंग्जाइटी है आदमी को, और यही एंग्जाइटी की डेफिनेशन है। एक्सटर्नल स्टिमुलस को फेस करने की जो है, जब एक्सटर्नल स्टिमुलस हमारे ऊपर कोई दबाव डालते हैं तो उन्हें कैसे फेस करें, हम उनका सामना कैसे करें, यही एंग्जाइटी क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली एंग्जाइटी आदमी को जन्मजात बच्चे को होती है बर्थ ट्रॉमा में। बर्थ एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है, सबसे बड़ा ज़िंदगी का ट्रॉमा है ये। और उस ट्रॉमा से बचने के लिए बच्चा क्या करता है कि जैसे ही भूख लगी और उसने माँ ने दूध पिलाया तो एकदम वो सो जाता है। उस सोते में उसको ऐसा लगता है कि वो माँ के यूटेरस में ही चला गया है, दोबारा माँ के गर्भ में ही चला गया है, सब चिंताओं से मुक्त होकर के। तो स्लीप को वो, और बड़े होकर के भी आदमी इस चीज़ को करता है, बड़े आकर के कोशिश करता है। बहुत सारे आदमी इसको मेडिटेशन कहते हैं, बहुत सारे आदमी इसको ट्रांस कहते हैं, कि बड़े होकर के भी वही करता है। वो स्लीप वाली चीज़ जो है, कि उस स्लीप में वो बचने की कोशिश करता है। उस ट्रॉमा से बचने के लिए कौन सा तरीका है कि स्लीप। तो इसलिए बच्चा बार बार, जब तक उसको कोई स्टिमुलस डिस्टर्ब ना करे बच्चे को, यानी या तो अंदर से भूख ना लगे या बाहर से कोई गर्मी या सर्दी ज़्यादा उसको न लगे। अब मान लो माँ ने उसको एक ऐसे कोदी बिस्तरे में या गद्दे में लपेट के लिटा दिया कि जहाँ बिल्कुल सर्दी नहीं है, तो वो अपनी आँख ही नहीं खोलेगा, उसमें लेटा पड़ा रहेगा। जब भूख लगेगी तब खोलेगा। और अगर कोई गद्दा कोदी ऐसा नहीं है तो थोड़ी देर जब उसको सर्दी लगेगी तब वो रोएगा बच्चा। लेकिन जैसे ही बच्चा रोएगा तुरंत मदर जो है आकर के उसको दूर कर देगी। तो बच्चे को धीरे धीरे ये सीखने लगता है वो बच्चा, न्यूनेट, कि कोई ऐसी चीज़ है, ऑब्जेक्ट है ऐसा जो मेरी सेल्फ प्रिजर्वेशन में मेरी हेल्प कर रहा है। और वो ऑब्जेक्ट, सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो दुनिया में उसे मिलता है वो मदर मिलती है। इसलिए बच्चे का अटैचमेंट सबसे ज़्यादा मदर से हो जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ माई सेटिस्फेक्शन, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन की इंस्टिंक्ट तो इरोस कहलाती है, प्लेजर की इंस्टिंक्ट। ये इंस्टिंक्ट जो है लव में बदल जाती है। छोटा बच्चा भी क्या करता है, माँ का दूध पीने के बाद भी माँ की छाती पे ही लेटा रहता है। माँ भी उसको अपनी छाती पे लिटाए रखती है। उस बच्चे को ये लगता है कि छाती पे लेटने में उस बच्चे को लगता है कि कोई प्रिजर्वेशन करने वाली शक्ति जो है मुझे प्रिजर्व कर रही है। यहाँ मैं सबसे ज़्यादा, तो कई बार वो भूखा नहीं होता तब भी माँ के जो निपिल होते हैं दूध पिलाने वाले, उनको ऐसे ही चूसने लगता है, क्योंकि वो लव का चिन्ह होता है। और फ्राइड कहते हैं कि बच्चा जो है पॉलीमॉर्फस परवर्ट है। हम तो कहते हैं आदमी परवर्ट है, परवर्ट माने बिगड़ा हुआ, पापी। और बच्चा तो हर तरफ से परवर्ट है। उसके शरीर के किसी भी हिस्से को आप सॉफ्ट टच देंगे तो बच्चा बड़ा खुश हो जाएगा, एकदम हंसेगा, मुस्कराएगा। जो न्यूनेट है, अभी 1 दिन का है या 2 दिन का है, उस बच्चे को भी जब आप कहीं से भी छुएं, बड़े आदमी को तो एक जोन है कुछ खास कि उन जोन को टच करने से उसको प्लेजर मिलेगा।
लेकिन जो बच्चा अभी पैदा हुआ है या 1 या 2 दिन का, उसके शरीर को जैसे ही टच करते हैं तो एकदम बच्चा मुस्कुराता है, हंसता है, तो उसको वही प्लेजर मिलता है जो बड़े आदमी को सेक्स का प्लेजर मिल रहा है। माँ का दूध पीने में भी उसे वही प्लेजर मिलता है, इसलिए वो माँ की छाती पे ही लेटा रहता है, वहाँ से हटने की कोशिश नहीं करता। माँ भी जब किसी काम में जाती है तो हटा देती है, नहीं तो लिटाए रखती है अपनी छाती पर ही। तो ये न्यूनेट जो है जब अपने निपल, अब माँ जो है क्या करती है उससे करने के लिए कि भाई मुझे काम वाम करना है, वो निपल का कोई आर्टिफिशियल रूप बनाती है, बॉटल जिसे कहते हैं। वो क्या करती है, बच्चे के मुंह में अपने निपल की बजाय, अपनी छाती के निपल की बजाय वो आर्टिफिशियल निपल रख देती है। बच्चा उसी को माँ का दूध समझ करके कि ये माँ का, बच्चा उसी में आनंद लेने लगता है। लेकिन उसको वही आनंद आता है जो निपल को चूसने में, माँ के निपल को चूसने में आनंद आता था। तो बच्चा जो है वो अपनी सारी एनर्जी को, जो उसकी लिबिडिनल एनर्जी है, प्लेजर की एनर्जी है, जिसको सेक्स एनर्जी कहते हैं, उसको कोशिश करता है कंसंट्रेट करने की कि मैं अपने मुंह में कंसंट्रेशन कर लूँ। इसलिए बच्चा जब थोड़ा 5-7 दिन का हो जाता है या 1 हफ्ते का हो जाता है तो वो फिर अपना सारा प्लेजर माँ के दूध से ही सक करता है। माँ की छाती को लब का ऑब्जेक्ट समझ करके वो लपेट लेता है, पकड़ लेता है उसको, माँ को जप्फी पा लेता है बच्चा, उसकी छाती पे लेट जाता है। और उसका जो जोन है वो, तो पहला जो हमारा स्टेज है डेवलपमेंट की, वो है ओरल स्टेज। बच्चे ने अपनी सेक्स एनर्जी जो है या लिबिडिनल एनर्जी जो है वो ओरल यानी मुंह के चारों तरफ कंसंट्रेट कर ली है, और सकिंग में उसको आनंद आता है। बच्चा खूब सकिंग करता है माँ के दूध का। माँ भी इसको प्लेजर देती है, बच्चे को प्लेजर मिले, किसी तरह से मेरे बच्चे को दुख ना हो। तो बच्चा जब माँ की छाती पे लेटता है तो उसे ऐसे ही लगता है जैसे वो उसी स्टेज में चला गया है जैसे माँ के वूम में था, कोई चिंता नहीं, अब कोई परेशानी नहीं, सारी की सारी। और वो उसको सकिंग का ही प्लेजर मिलता रहता है। ये जो सकिंग स्टेज है ये बच्चे की सबसे पहली स्टेज है, इसको कहते हैं ओरल स्टेज, ओरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ओरल स्टेज में बच्चा जो है ये सारा प्लेजर ही माँ से लेता है, और उसी स्टेज में माँ के लिए उसके मन में भावना बन जाती है कि मेरा जो नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन है, बाद में तो दुनिया में कुछ मिल जाए लेकिन नेचुरल ऑब्जेक्ट जो है, जो मेरी बाई बर्थ मुझे मिला है और नेचुरल ऑब्जेक्ट है, वो मेरी मदर है। यह मदर सिंबल, कई बार ऐसा होता है कि मदर नहीं होती, मदर सिंबल कोई होती है। जो मदर सिंबल मदर जैसी उसको दिखाई देगी, बच्चा उसकी तरफ वैसे ही भागेगा, उसका दूध वैसे ही पिएगा सारा का सारा जा करके। वो नर्सेज रख लेती हैं बहुत सारी मदर, या बहुत सारी मदर ऐसे ही करती हैं कि मदर की डेथ हो गई तो कोई दूसरी आ गई सारी, लेकिन बच्चा उसी को प्लेजर लेता है उसके सकिंग करके। अब ये सकिंग की स्टेज जो है काफ़ी दिनों तक चलती रहती है। बच्चे को और कहीं से प्लेजर नहीं मिलता है, उसके सारे शरीर को छुओ तो वो मुस्कुराता, अच्छा करता है, लेकिन कंसंट्रेशन होनी शुरू हो जाती है उसकी एनर्जी उसके सकिंग में, ओरल, मुंह में। ये मुंह जो है, माउथ जो है बन जाता है उसका सेक्स जोन, सबसे बड़ा इरोटिक जोन कहलाता है, इरोजेनेटिक जोन। इरोजेनेटिक का मतलब सेक्स की उत्तेजना करने वाला क्षेत्र। माँ उसको जब प्यार करती है बच्चे को और उसके बच्चे को चूमती है तो बच्चे को वही प्लेजर मिलता है जो सेक्स का प्लेजर है, ओरल प्लेजर बच्चे को। अब ये ओरल स्टेज बड़ी, हर स्टेज जो है पर्सनैलिटी की बड़ी सावधानी की स्टेज है। जिस स्टेज में बच्चा फिक्स हो जाएगा फिर सारी ज़िंदगी उसमें वही ट्रेट बने रहेंगे। तो बच्चा जो है कम से कम 6 महीने तो माँ के ऊपर इसी तरह से डिपेंडेंट रहता है। कई बार ये इसका पीरियड का प्रोलोंगेशन भी हो जाता है, 9 महीने तक भी बच्चा जो है माँ का दूध पीता रहता है। गांव में तो औरतें ऐसी हैं जो साल का हो जाता बच्चा तब भी उसको पिलाती रहती हैं दूध।
इस सकिंग स्टेज में दो चीज़ें हो जाती हैं। अभी लंबी लंबी चीज़ें तो हम इसलिए नहीं बताएंगे कि बहुत एक एक स्टेज को, लेकिन ओरल सकिंग में हमें दो चीज़ें मिलेंगी। ओरल स्टेज में जब बच्चा बड़ा हो जाता है 6 महीने से ज़्यादा का, तो वो माँ के दूध को पीने के साथ साथ वो अपने उसको दबाने भी लगता है। माँ कहीं मुझे छोड़ कर ना चली जाए तो उसके जो निपिल्स हैं उनको दबा लेता है, तो ओरल बाइटिंग स्टेज बन जाती है। माँ उस बाइटिंग स्टेज में भी बच्चे को हटाती नहीं बल्कि प्यार करती रहती है उसको। अब ये ओरल सकिंग स्टेज और ओरल बाइटिंग स्टेज जो हैं, ये अगर ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाए या कम बिल्कुल ऐसी हो जाए कि सकिंग कराई नहीं, तो बच्चे की पर्सनैलिटी में बहुत ज़बरदस्त नुकसान आ जाते हैं। इनका वर्णन चाइल्ड साइकोलॉजी में भी आता है। चाइल्ड साइकोलॉजी में बच्चे को बताते हैं और बच्चे को कैसे पालना चाहिए। बहुत लंबा चौड़ा वर्णन आ जाता है कि बच्चे को कैसे, लेकिन इसमें बेसिक चीज़ ये है कि जिस बच्चे को ज़्यादा सकिंग के पीरियड में आपने लगा दिया तो ओरल सकिंग बन गया। ये ओरल सकिंग बच्चा जो है, इसको आदत पड़ जाएगी किसी न किसी चीज़ को मैं सकिंग करता रहूँ। चेन स्मोकर बन जाते हैं ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो हैं बड़े होकर, क्योंकि सकिंग के लिए कुछ चाहिए उनको। और ये क्या करते हैं, मदर डिपेंडेंट बन जाते हैं। इनकी पर्सनैलिटी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाती। छोटी छोटी बातों में जो मदर की सिंबल है, जो भी है, उस पर निर्भर करेंगे। अब छोटी सी बात तो हम वैसे उदाहरण के लिए कह रहे हैं, फ्रायड ने दी, लेकिन मान लो एक बच्चा जो है वो स्कूल जाना चाहता है और स्कूल जाने के लिए वो जूते पहन रहा है, तो वो इतना मदर डिपेंडेंट हो जाएगा कि माँ से कहेगा कि ये जूता इस पैर में पहनूं या इस पैर में पहनूं। फिर मदर उसको बताएगी। तो जब बड़ा हो जाएगा, वो अफसर भी बन जाएगा, तो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सके। वो कोई अच्छा IAS ऑफिसर वगैरह नहीं बन सकता बच्चा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिनों तक मदर पर डिपेंडेंट रहा और वो सकिंग पीरियड में रहा। सकिंग वाला बच्चा ये भी होता है कि जहाँ से उसको लव मिले, अफेक्शन मिले, वो उसकी तरफ इजीली अट्रैक्ट हो जाता है। बड़ी जल्दी कोई आदमी भी उसको अपने चक्कर में फंसा सकते हैं, इजीली अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ओरल सकिंग का पीरियड जो है वो बैलेंस रखना चाहिए। ये माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी, फ्रायड ने सारा बताया। लेकिन जो ओरल बाइटिंग में चले जाते हैं, यानी लंबे पीरियड में उनका चला गया बच्चे ने, तो ओरल बाइटिंग वाले जो होते हैं वो क्रिटिक अच्छे बन जाते हैं। हर चीज़ का उनकी थिंकिंग में हो जाता है कि हर चीज़ में दोष निकालना, क्रिटिक हो जाएंगे, कटिंग। बड़े भारी भारी जो ऐसे राइटर हैं जो क्रिटिकल लिखने वाले हैं, बड़े बड़े साहित्य के भी क्रिटिक हैं, वो वही बच्चे हैं जिन्होंने जो ओरल बाइटिंग स्टेज में पहुंच गए। तो ये बड़े होकर के भी अपनी ज़िंदगी में यही करते हैं कि वो बाइटिंग ही करते रहते हैं, वो सकिंग नहीं कर सकते। पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव उनका ये रहता है कि हर चीज़ में। तो ये फिक्सेशन अगर इस पीरियड में हो गई, हमने बच्चे को बैलेंसिंग नहीं किया, तो जो ट्रेट इसमें बन गया वो सारी ज़िंदगी वही ट्रेट रहेगा। अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 8-9 महीने का हो जाता है, 10 महीने का हो जाता है, साल का हो जाता है, तो मदर उसको क्लीनिंग करती है। अब तक बच्चे को बड़ा इनोसेंट, जो इनोसेंट था, वैसे तो फ्रायड तो इनोसेंट नहीं मानता, वो तो परवर्ट मानता है बच्चे को। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो उसे पता नहीं होता कि कौन मुझे क्लीन कर रहा है। लेकिन ज़रा बड़ा हो जाता है, जब साल भर का हो गया, 1.25 साल का हो गया, और तो उसको पता लगता है मुझे क्लीनिंग कौन कर रहा है। तो उसको पता लगता है कि मेरी मदर आती है, जब मैं लैट्रिन वगैरह जाता हूँ तो मेरी मदर आके मुझे क्लीन करती है और बहुत अच्छी तरह क्लीनिंग करती है। तो उसको प्लेजर मिलता है। फिर एनल स्टेज में क्लीनिंग मिलता है। वो एनल स्टेज में जब जाता है तो माँ को टच करने से, जब माँ उसके एनल को टच करती है, उसकी गुदा को टच करती है, तो बच्चे को, तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उस प्लेजर को रिपीट करने के लिए उन्हें कई बार उन्हें ये नेचुरली हो जाती है कि मैं एक बार लैट्रिन की बजाय 3-4 बार लैट्रिन करूं। तो माँ आएगी और मेरे
जो पीरियड, मेरा जो गुदा का पीरियड वो है, उसको बार बार आकर क्लीन करेगी और हाथ से अच्छी तरह करेगी, मुझे बड़ा प्लेजर मिलेगा। एनल स्टेज में जो है ये बच्चे को सारा प्लेजर, सारी उसकी एनर्जी जो है वो मुंह से निकल करके और एनल की तरफ चली जाती है, एनस की तरफ चली जाती है। वो एनल प्रेशर लेने लगता है बहुत ज़्यादा। उस एनल प्रेशर में कई बार माँ क्या करती है कि ज़्यादा क्लीनिंग की बजाय बच्चे को ऐसे छोड़ देती है, बच्चे को थोड़ा बहुत साफ करा छोड़ दिया, तो बच्चे को उतना प्रेशर नहीं मिल पाता जितना एनल स्टेज में बाना है, जब माँ बार बार क्लीन करती है उसमें। तो एनल स्टेज में भी बच्चे को दो तरह की इच्छाएं हो जाती हैं। जिस बच्चे को बाप ने, हम बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी वाले बहुत इसको डिटेल में करेंगे, बच्चे को कैसे पालन करना चाहिए, कैसे वो करना चाहिए, तो किस किस तरह से बैलेंसिंग करना चाहिए। तो मदर क्या करेगी, वो क्लीनिंग जो करने आती है उसको ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा क्लीनिंग करेगी, बहुत ज़्यादा बार बार करेगी क्लीनिंग, तो बच्चे के अंदर एक हैबिट पड़ जाएगी, वो हैबिट पड़ जाएगी ज़्यादा क्लीननेस की। और जब बच्चा बड़ा होगा तो मेटिकुलस बन जाएगा। ऐसे बच्चे देखे गए कि एक आदमी के घर गए, उसके घर में अखबार रखे हुए थे, तो अखबार का एक कोना दूसरे कोने से बिल्कुल जुड़ा हुआ ऐसे रखे हुए थे। तो फ्रायड ने उसको देख करके कहा एनल फिक्सेशन हुआ इसका। चादर बिछाने लगे घर में, तो एक कोना चादर का मुड़ गया, तो उसने बच्चे को पीटना शुरू कर दिया, तुम्हें चादर बिछानी नहीं आती, इस तरह से बिछाओ। दफ्तर में जब वो अफसर बन गया, क्या हुआ कि एक उसका जो मुलाजिम था वो 1 मिनट 10:01 पे अंदर आया। उसने कहा तुमने घड़ी नहीं देखी, 10 बज के, थप्पड़ मारा उसके। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मेटिकुलस हो जाता है। मेटिकुलस का मतलब जितना उसको रूल का फॉलो करना चाहिए उसको बहुत ही ज़्यादा कठोरता से फॉलो करने लगता है। ऐसे कट्टर आदमी जो होते हैं, बड़े बड़े कट्टर ऑफिसर होते हैं ऐसे लोग, वो ज़रा सी चीज़ को, शब्द भी अगर आपने एक फाइल पे शब्द लिख रहे हैं और कोई गलत शब्द लिख दिया तो फ़ौरन आपको बुलाकर डांटेगा, क्या लिखा है, ये शब्द नहीं लिख सकते थे इसकी जगह, ये शब्द अच्छा होता है। तो बहुत ही ज़्यादा मेटिकुलस बन जाता है, जिसको एनल स्टेज में माँ ने बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करा हो या एनल स्टेज प्रोलॉन्ग कर दी हो, कि भाई बच्चा जब अपने आप खुद अपने आप को क्लीनिंग करने योग्य हो गया, तब भी माँ क्लीन कर रही है, उसको प्रोलॉन्गेशन कर दिया उसका, तो वो पीरियड में एनल स्टेज में ही फिक्स हो जाएगी इसकी पर्सनैलिटी। और फिर वो बड़ा होकर के इस, और जिसको माँ ने ज़रा थोड़ा ऐसे ही करती है माँ कि मैं तो बहुत काम में लगी हूँ, चल जल्दी जल्दी साफ़ कर कर, वो बड़ा केयरलेस हो जाएगा। घर में सामान बिखरा पड़ा रहने दो, अरे कोई बात नहीं। कमीज़ पहनी उसने, कमीज़ की बाँह इधर को सुखड़ी हुई है, किसी ने कहा अरे कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगी सारी। हर चीज़ में ऐसा, दफ्तर में भी ऐसे ही, हर चीज़ में ऐसे ही केयरलेस हो जाएगा वो। उसको केयरलेसनेस की इद्दत हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी, और जब ये फिक्सेशन हो जाएगी तो सारी ज़िंदगी यही फिक्सेशन रहेगी। तो एनल पीरियड में भी बड़ी प्रिकॉशन की आवश्यकता है कि बच्चे को कितना हमने बैलेंसिंग करना है और कहाँ तक बैलेंसिंग को ओवर ज़्यादा अगर हो जाएगा तो बच्चा बिल्कुल बहुत ही कठोर नियमों का पालन करने वाला बन जाएगा, और अगर कम हुआ तो बच्चा बड़ा केयरलेस बन जाएगा। तो ऐसी हालत में कैसे बैलेंसिंग करें माँ बाप, इसको देखना पड़ता है। अगर बच्चे को बैलेंसिंग नहीं किया तो फिर सारी ज़िंदगी नहीं सुधर सकता वो बच्चा, वही ट्रेट बने रहेंगे उसके। अब उसके बाद तीसरी स्टेज आती है जो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। अब बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ क्या करती है, उस बच्चे को कह देती है वो अपने आप क्लीन करो अपने आप को, मैं नहीं क्लीन करती। बच्चा 3-1 साल या 4 साल का हो गया तो बच्चा क्या करता है कि मदर से जब सेपरेशन होने लगती है उसकी, तो बच्चा अपने आप ही अपने आप ही प्लेजर अपने से ही लेने लगता है। इसको कहते हैं फेलिक स्टेज।
जो बच्चे के सेक्स ऑर्गन है, उस सेक्स जो है इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, सेक्स ऑर्गन की तरफ आना। ओरल से एनल में गई थी सेक्स, और एनल से वो फैलस में आने लगती है। फैलस का मतलब सेक्स ऑर्गन। तो बच्चा जो है, वो छोटा बच्चा, वो अपने ही सेक्स ऑर्गन से खेलता रहता है बैठा बैठा। वो अकेला बैठा हुआ है तो खेल रहा है। अब शहरों में तो इसको कर दिया है, रेगुलेट कर दिया है बड़ा। बच्चा जो है उसको कर देते हैं कि छोटी उम्र में ही बच्चे को कच्चे अच्छे पहनाने शुरू कर देते हैं जिससे। लेकिन गाँवों में अब भी बच्चे 2-2, 3-3 साल के ऐसे ही खेलते रहते हैं। तो वहाँ ये स्टेज हो जाती है कि बच्चा जो है फैलिक स्टेज में, क्रिटिकल स्टेज में जाता है। अब इस क्रिटिकल स्टेज में जब बच्चा अपने आप को अपना ऑब्जेक्ट समझ लेने लगता है कि माँ ने तो अपने काम में मुझे छोड़ दिया, मैं जब लैट्रिन वगैरह भी जाता हूँ या लैट्रिन त्याग करता हूँ तो माँ कह देती है चल अपने आप कर ले, अपने आप को क्लीन। तो बच्चे को ही लगने लगता है कि मुझे ही सब करना है। तो बच्चे के अंदर ईगो डेवलप होनी शुरू होती है। सोसाइटी में अब ये स्टेज जो है क्रिटिकल इसलिए है कि अब तक जो ईगो डेवलप नहीं हुई थी, अब तक मदर डिपेंडेंस थी सारी की सारी। अगर मदर पर तुम ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए तब भी तुम्हारी पर्सनैलिटी बिगड़ गई। अगर मदर ने तुम्हें बिल्कुल, जैसे ओरल स्टेज में है, ओरल स्टेज में क्या है कि अगर आपने मदर ने सकिंग नहीं कराया बच्चे को तो ज़िंदगी भर बच्चा जो है फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। फ्रस्ट्रेशन आपके लाइफ की कभी भी दूर नहीं हो सकेगी, क्योंकि वो जो फ्रस्ट्रेशन फिक्स हो, उस स्टेज में फिक्स हो गई, उसको आ गया। तो फ्राइड के चेले थे एडलर। एडलर ने जाके जेल में जो कन्विक्ट हो गए थे, जिनको जेल हो गई थी, उनको जाके कैदियों को देखा तो 80% कैदी जिन्होंने सेक्स क्राइम किए थे, सेक्स के नॉर्म तोड़े थे, वो उनको ऐसे मिले जिनको मदर ने सेटिस्फेक्शन नहीं दिया था, माँ का दूध पीने के लिए नहीं मिला था। अब तो खैर कनाडा में बना दिया है कि भाई कंपलसरी होगा, ब्रेस्ट फीडिंग कंपलसरी, जो नहीं कराएंगे मदर उनको सज़ा मिलेगी। तो ब्रेस्ट फीडिंग आजकल हो रहा है कि जो नौकरी करने वाली नौकरी पेशा माँ हैं वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती नहीं, या जो बहुत ही एडवांस पाश्चात्य संस्कृति में है वो ये देख करके कि हमारा जो सारा शरीर का की सौंदर्य है वो सौंदर्य बिगड़ जाएगा अगर हमने बच्चे को ज़्यादा दूध पिलाया, तो वो बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती, नकली पिला देती हैं। तो मदर का अगर उसको दूध नहीं मिला और उसमें वो सकिंग पीरियड जो है, फ्रायड ने मिनिमम 6 मंथ रखा है कि 6 महीने तो माँ का दूध मिलना ही चाहिए बच्चे को। अब चलो अलग अलग जगह हो सकती हैं, कहीं 5 महीने में बच्चे को ज़्यादा अच्छा सेटिस्फेक्शन देगी माँ, कहीं कुछ। लेकिन फ्रायड कहता है कि अगर बच्चे को उस पीरियड में जहाँ उसका ओरल सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो बच्चा बड़ी जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। ये भी देखा उन्होंने कि थोड़ी सी परेशानी आई और बच्चे ने जाकर सुसाइड कर लिया, टॉलरेट नहीं कर सका फ्रस्ट्रेशन को। फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बहुत घट जाती है। माँ का दूध चाहिए। हमारे यहाँ भारतवर्ष में इस बात को बड़ा जोर दिया गया है। भारत में तो इस बात को जोर दिया गया है कि दादी के लहंगे में, पहले लहंगे पहनती थी औरतें, कि जो बच्चा दादी के लहंगे में लेटता रहेगा, लौटेगा, वो ज़िंदगी में कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आ सकती। वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को चैलेंज करने के लिए, इसलिए हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली होती थी। माँ काम कर रही है, बच्चे को क्या करे, दादी के पास छोड़ आइए। अब वो दादी उसको प्यार भी कर रही है, ज़रूरत पड़ी तो दादी ने उसको कह दिया ले भी बच्चे मेरा दूध पी ले, तो इस तरह से वो माँ की जगह उन्होंने पिला दिया। तो ओरल सकिंग जो है, तो ये ओरल सकिंग में सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर बच्चे की ओरल सकिंग को आपने ठीक तरह सेटिस्फाई नहीं किया तो बच्चा सारी ज़िंदगी फ्रस्ट्रेशन रहेगा उसका। और फ्रस्ट्रेशन में फ्रायड के चेले ने कहा कि एडलर ने कि ये जो फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं ये इजी, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी,
यानी ईजीएस्ट वे में हमें प्लेजर कैसे मिल सकता है, तो वो सेक्स मिल जाते हैं। तो सेक्स के सारे नियम तोड़ देते हैं वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को, क्योंकि ओरल पीरियड में जो फ्रस्ट्रेशन हो गई है उसको दूर करने के लिए उस सेक्स से अपना प्लेजर लेंगे तो मदर को बड़ा कॉशियसली देखना पड़ता है। इसी तरह से जो बाद में लंबे पीरियड तक मदर बच्चे को दूध पिलाती रहती हैं, साल साल भर तक, तो बच्चा बड़ा डोसाइल सा हो जाता है, बेचारा कोई डिसीजन ही नहीं ले सकता मदर के बिना। मदर सिंबल जो भी हो, मदर नहीं, कोई मदर सिंबल कोई भी हो उसके भला हो। तो ये पीरियड बड़ा ख़तरनाक पीरियड है, ओरल पीरियड। इसको बैलेंसिंग करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तब तक बच्चे की पर्सनैलिटी में फ्रस्ट्रेशन की टॉलरेंस आएगी। इसी तरह एनल पीरियड में है, बच्चा जो है बहुत ही कठोर डिसिप्लिन मानने वाला, इतना ज़्यादा मेटिकुलस हो जाएगा। जैसे फ्रायड ने लिखा है कि अखबार उसने ऐसे रखे हुए थे कि अखबार का एक पॉइंट नीचे वाले अखबार के पॉइंट से मिला हुआ था बिल्कुल। तो फ्रायड ने उसको देखते ही कह दिया कि तुम्हारा एनल पीरियड जो है देर तक रहा होगा, माने देर तक तुम्हें, या एनल पीरियड में ये रहा होगा कई बार माने तुम्हारी क्लीनलीनेस की। वो ने कहा जी मुझे तो पता नहीं, मैं तो बहुत छोटा था। वो कहता है सही लगता है, अब इसको ठीक कराओ, इसको बैलेंसिंग कराओ किसी तरह से, एबनॉर्मलिटी आ गई है इसके अंदर। लेकिन फैलिक पीरियड में बड़ी गड़बड़ हो जाती है। ये जो फैलिक पीरियड है इसमें आदमी को ये लगने लगता है कि मैं तो अकेला हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ लव मुझसे दूर हो गया है, माँ ने अब केयर करनी कम कर दी मेरी। तो बच्चा जो है फिर अपने आप को ही अपना ऑब्जेक्ट बनाने लगता है। इसको कहते हैं प्राइमरी नार्सिसिज्म। नार्सिसस जो है ग्रीक हीरो था एक बहुत बड़ा, लेकिन वो ग्रीक में सबसे सुंदर नौजवान था, उससे ज़्यादा सुंदर नौजवान सारे यूनान में नहीं था। बहुत सुंदर होने की वजह से क्या करता है वो अपनी सुंदरता को अपने से ही प्रेम करने लगा, सेल्फ लव उसके अंदर आ गया और अपने से ही वो अपने आप को सेटिस्फाई करने लगा, अपना ही सेक्स ऑब्जेक्ट खुद ही बनने की कोशिश करने लगा कि मेरी सेक्स ऑब्जेक्ट, क्योंकि कंसंट्रेशन अब उसकी हो रही है फेलस में, और फेलस में ईगो डेवलपमेंट शुरू हुई है। मैं हूँ तो मैं अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करूँ। इसको कहते हैं प्राइमरी नार्सिसिज्म। वो नार्सिसस जो था जब जाया करता था, तालाब था, तो उस तालाब के किनारे बैठ जाता था, घंटों वहीं बैठा रहता था और अपनी शक्ल देखता रहता था कि इतना सुंदर आदमी कोई दुनिया में मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लोग कहते थे भाई कहाँ चला गया नार्सिसस, जो वहाँ बैठा है तालाब के किनारे अपने आप को देखता है। तो फिर लोग जाके कहते थे अरे भाई अदर्स जो हैं, इन अदर्स को भी तो देखो, अदर्स को भी तो वो फिर बड़ी मुश्किल से उठता था। उसे लगता था कि मेरे से कोई ऐसी चीज़ छीनी जा रही है, मेरा अपनापन मुझसे छीना जा रहा है, मेरी ईगो विकसित नहीं होती। तो एक दिन क्या हुआ कि जिसको वो देखा करता था रोज़ाना परछाई को, बहुत सुंदर लगती थी परछाई, तो एक दिन क्या हुआ उस सुंदर परछाई को पकड़ने के लिए वो उस तालाब में कूद गया और तालाब में कूद के वहीं मर गया। मर करके वहाँ से एक फूल पैदा हुआ, नार्सिसस का फूल पैदा हुआ, जिसकी शक्ल बिल्कुल आँख जैसी होती है। वो आँख से देखता रहता है कहाँ है वो सुंदरता, लेकिन उसकी आँख जो अंधी है देख रही है सुंदरता को। हमारे यहाँ इसको कहते हैं नरगिस का फूल। नरगिस का फूल बिल्कुल आँख की तरह होता है और नरगिस भी देखती रहती है सारे। ये नार्सिसिज्म बड़ा खतरनाक है। प्राइमरी नार्सिसिज्म वैसे तो सभी में होता है, क्योंकि हर एक आदमी जब ईगो डेवलप हो जाती है तो अपने आप को प्यार करता है, मैं मुझसे ज़्यादा बढ़िया कोई आदमी नहीं। तो थोड़ा थोड़ा सब में ही होता है। और इसमें एक चीज़ और देखी गई कि लड़कियों में ज़्यादा होता है। वो शीशे के सामने खड़ी होकर के आधा घंटे तक कभी इधर को कभी इधर को देखते थे, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, कितनी सुंदर लग रही हूँ। लड़कों में कम होता है,
जिन लड़कों में एफिमिनेसी होती है, लड़कियों जैसे ट्रेट होते हैं, वो लड़के भी अपने आप को शीशे के आगे खड़े होकर के और देखते रहते हैं, बड़ा मैं कितना सुंदर हूँ, कभी इधर से सुंदर बन रहे हैं, कभी इधर से सुंदर बन रहे हैं। इस नार्सिसिज्म को अगर चेक नहीं किया तो बच्चा अपनी जैसी चीज़ या अपने से ही प्यार करने लगता है। फ्रायड कहता है कि ये अपने से जो प्यार करने वाली चीज़ है बड़ी खतरनाक है। सेक्स ऑब्जेक्ट, वो अपनी जैसी चीज़ खोजता है, जैसे मैं हूँ इतना सुंदर, कोई चीज़ मिल जाए मेरी जैसी, तो होमोसेक्सुअल बन जाता है बच्चा। अगर माँ बाप ने उस बच्चे को नहीं टोका कि क्या तू घंटे भर तक अपने बाल बनाता रहता है, घंटे भर तक ये करता रहता है सारा, तो वो फिक्सेशन, पहली फिक्सेशन ये होगी। या माँ बाप ने ये नहीं देखा कि भाई वो जो सेल्फ लव की तरफ जा रहा है बच्चा, उसे ज़रा अदर्स की तरफ डाइवर्ट करो, बच्चे को ज़रा सोशल बनाओ, खेल वेल करने के लिए भेज दिया करो, दोस्तों के साथ भेज दिया, जब भाई थोड़ी देर खेल के आया, कबड्डी करके आया सारा। तो इस तरह से माँ बाप ने अगर उसको उसी स्टेज में छोड़ दिया तो नार्सिसस की स्टेज में वो बच्चा जो है वो सेल्फ लव करने वाला हो जाएगा। सोसाइटी में उसके ट्रेट क्या बनेंगे, स्वार्थी बन जाएगा, और अपने स्वार्थ के लिए वो करोड़ों रुपए की घोटाले भी सोसाइटी का करेगा। वो कहेगा मुझे सेटिस्फैक्शन करना है। सेल्फ लव जो है बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। अब जो ईगो डेवलप हो रही है वो तो सोसाइटी में डेवलप होगी, वो ईगो का डेवलपमेंट भी रुक जाता है। ऐसे बच्चे जो जिनका प्राइमरी नार्सिसिज्म जो है उसको आपने कंट्रोल या बैलेंसिंग या नहीं किया, वो फिर सोशल नहीं बन पाते। वो सोसाइटी से बिल्कुल अलग से हो जाते हैं। और जिन बच्चों को आपने कंट्रोल कर लिया कि नार्सिसस ना बने, वो फिर क्या करते हैं कि वो सेक्स को तो इसलिए कि दूसरों से सोसाइटी में रहना है, वो सेक्स को तो कंट्रोल करते हैं, लेकिन सेल्फ लव अपने जैसे लोगों से कि मैं लड़का हूँ तो लड़के इकट्ठे कर लो, तो वो बड़ा अच्छा नेता बन जाता है लड़कों का, बहुत बढ़िया नेता बन जाएगा। प्राइमरी नार्सिसिज्म को कंट्रोल कर दिया होगा उनके माँ बाप ने, तो उस यूथ के इतने बड़े बड़े नेता बन गए विदाउट, और सेक्स कंट्रोल हो गई क्योंकि उन्होंने। तो ये स्टेज बड़ी क्रिटिकल स्टेज है, बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। अब ये 3-4 साल की समझ लो या 4-5 साल 4 साल की समझ लो। तो फ्रायड जो है वो आदमी को बता रहे हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसे बनता है, और अब ये पहुंच गए हैं उस स्टेज में जो ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज है। अंदाज़ा यूँ लगा लो कि शायद 8-9 साल या 9-10 साल का बच्चा हो गया है। उस समय ये फादर राइवलरी कहानी हमने कल सुनाई दी थी ओडिपस की। ओडिपस एक प्रिंस था, राजा का लड़का था, लेकिन जब उसका जन्म हुआ था तो ज्योतिषियों ने कहा था कि ये मनहूस है, बाप इसकी शक्ल देखेगा तो मर जाएगा, और ये बच्चा बड़ा होकर के बाप का मर्डर भी कर सकता है, इसलिए कहीं इसको ऐसी जगह फेंक दो। तो उन्होंने वो सारा, कल हमने बताया था कि उन्होंने बंद कर के फेंक दिया। लेकिन माँ चूँकि अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती, तो माँ ने अपने इजिप्ट की शाही मोहर उस बच्चे पर लगा दी, और बच्चा बड़ी दूर चला गया, यानी सिसिली के पास, ग्रीक का जो साउथ वाला हिस्सा है यूनान का, वहाँ वो बहता बहता टोकरी में पहुँच गया। तो सारा हमने देखा कि उसने फिर बाद में क्या हुआ कि लड़ाई हुई, लड़ाई में बाप को मार दिया, और बाप को मार करके जब वहाँ गया लूट मार करने के लिए, तो बाप की सारी चीज़ें जितनी संपदा थी वो उठा के जब लाया लूट मार करके, तो वो बाप की वो औरत जो थी वो बूढ़ी तो हो गई थी, लेकिन बहुत सुंदर थी। तो उसकी सुंदरता से वो उसको भी उठा लाया और उठा करके अपने पास रख लिया। लेकिन जब वो एक दिन कपड़े उतारे हुए माँ के साथ खड़ा हुआ सोने के लिए, तो माँ ने वो देखा, उसने कहा कि हो
तू तो मेरा बेटा है, और ये जो मोहर लगी हुई है ये तो हमारे राज्य की मोहर है, इसका मतलब तू हमारे राज्य का प्रिंस है। इतनी दूर हमने फेंका था, कहाँ इजिप्ट से लेकर बहते बहते तू यहाँ सिसली तक आ गया, फिर भी बाप को मार दिया तूने, क्योंकि ज्योतिषियों ने यही कहा था। तो उसको बड़ी गिलानी हुई, बहुत गिलानी हुई। क्या प्रायश्चित करूं, कैसे प्रायश्चित करूं? तो उसने सबसे पहले क्या काम किया कि अपनी दोनों, वो जो जहाँ से वो दिखाई दे रही थी उसको, उसने अपनी तुरंत दोनों आंखें निकाल करके फेंक दी। ये सिंबॉलिक था उसके लिए। उस लड़के ने कहा कि आंखें निकाल के फेंक रहा हूँ, ये सिंबल है। इन आँखों की तरह से ही हमारे वो अंग होते हैं जो अंग हमारे सेक्स को गवर्न करते हैं, उनको टेस्टिकल्स कहते हैं। उनको रिमूव कर दिया जाए तो कहलाता है वो कैटरेक्ट, सारा निकाल दिया उन्होंने। तो इन्होंने सारा वो जो थे सिंबॉलिक कहा कि मैं अब ये करूँगा कि अब नपुंसक हो जाऊँगा, मैं अपनी जवानी को ख़त्म कर दूँगा प्रायश्चित करने के लिए। तो माँ ने कहा कि नहीं, अब तुमने जो कर दिया वो तो कर दिया, लेकिन अब प्रायश्चित के रूप में ये करो कि तुम इन सारी चीज़ों को, अपने पाप को त्याग करके और एक अच्छे पुरुष बनने की कोशिश करो। तो खैर वो वहाँ का अपने राजा तो बन गया हो, लेकिन उसको ज़िंदगी में ये रहा कि उसने आँख भी निकाल दी और अपने जो टेस्टिकल थे उनको भी निकाल दिया। अब ये कहानी जो है ये बड़ी ही क्राइसिस पैदा करने वाली है। इस कहानी पर सारा उसने अपना सिस्टम खड़ा किया है। ये जो एज है, लगभग 9 या 10 साल का हो गया है बालक, ईगो उसकी डेवलप हो चुकी है, मैं भी कुछ हुई हूँ। माँ क्या करती है कि जब बाप आता है घर में तो माँ उस बच्चे को बिल्कुल नेगलेक्ट कर देती है। जो नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑफ लव है हमारा, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन है हमारा, जन्म से हमने सबसे पहले जब बच्चे के ने पहले ही दिन, पहले घंटे ही बल्कि दूध पिया, तो माँ की छाती पर लेट करके दूध पिया, माँ ने दूध पिलाया उसको, तो पहला ही ऑब्जेक्ट ऑफ लव जो है और पहला ही ऑब्जेक्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि फ्रायड ने ये कहा ना पॉलीमॉर्फस परवर्ट है बच्चा तो कहीं से भी उसको छुओगे तो सेक्स जैसा सेंसेशन होगा उसके अंदर। तो बच्चा जो है माँ को लिपट करके जब दूध पीता है तो माँ जो है उसका इस नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन को, सेक्स सेटिस्फैक्शन को, उसका बाप उससे छीन रहा है। तो उसे लगता है कि मेरा जो अगर कोई राइवल है तो मेरा बाप है राइवल। अब वो बाप के प्रति अपने मन में बड़ी घृणा पैदा शुरू करता है। बाप के आते ही माँ मुझे त्याग देती है। बाप कोई खास चीज़ है? तो बच्चा जो है धीरे 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 वो बाप के खिलाफ उसके मन में भावना पैदा हो जाती है। अब ये जो एज है ये इतनी क्रिटिकल है, इसमें बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इस फैलिक स्टेज में हमने शुरू में देखा था कि बच्चे का ऑब्जेक्ट ऑफ लव तो छिन गया, तो अपने आप ही अपने ही सेक्स ऑर्गन से खेल खेल करके, और जब बच्चा अपने सेक्स ऑर्गन से खेलता है तो माँ उसको बिल्कुल ढक देती है। सारे क्राइसिस इसी एज होते हैं। और माँ उस बच्चे को कहती है कि अगर तूने इस तरह से किया तो फादर तुझे इतना दंड देगा, मारेगा। तो उसे भी फादर का एक डर पैदा कर देती है माँ, करने लगती है, लेकिन बच्चे को समझ नहीं आता।
तो बच्चा क्या करता है कि जब फादर नहाने के लिए जाता है बाथरूम में, तो बच्चा भी नहाने के लिए उसके साथ चला जाता है। और वहाँ जाकर के बच्चा देखता है कि फादर का जो सेक्स ऑर्गन है वो मेरे सेक्स ऑर्गन से बहुत ज़्यादा मजबूत है, बड़ा है, उसके मुकाबले में मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो सारा केंद्र है शक्ति का, जहाँ में हमारी शक्ति सारी केंद्रित हो गई है, फैलस में केंद्रित शुरू हो जाती है। तो फादर का फैलस जो है वो बहुत बड़ा है, तो बच्चे को फादर के सामने इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। अब तक तो बच्चा सोचता था कि बाप फादर को शायद देखूंगा, लेकिन अब बच्चा समझता है कि फादर से मैं लड़ नहीं सकता। फिर एक और बच्चे के अंदर क्राइसिस आती है कि वही फादर जिसको माँ इतना सम्मान देती है, वही फादर बच्चे को प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें ला करके देता है, उसके लिए खिलौने भी लाता है, कपड़े भी लाता है। तो ये क्राइसिस बच्चे के अंदर क्रिएट हो जाता है कि फादर मेरा राइवल है या फादर मेरा प्रोटेक्टर है। ये सारे क्राइसिस जो हैं ये इस एज में पैदा होते हैं। अगर सबसे पहला तो सेक्स ऑर्गन का जो क्राइसिस है, बच्चा जब फादर के सेक्स ऑर्गन को देखता है और वो देख करके समझने लगता है कि फादर के पास बहुत बड़ा सेक्स ऑर्गन है, मेरे पास इतना नहीं हो सकता, तो उसके अंदर इन्फीरियोरिटी आ जाती है। अब इस इन्फीरियोरिटी को अगर वो किसी तरह से इसका समाधान न किया जाए तो ये ज़िंदगी भर इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स बन जाता है जाकर। इन्फीरियोरिटी फील करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं छोटा हूँ तो आगे तरक्की करूँ, इन्फीरियोरिटी फील करें, लेकिन जब ये इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स बन जाती है तो बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है, आदमी ज़िंदगी कुछ नहीं कर सकता। तो इस क्राइसिस को कैसे रिजॉल्व करेंगे? ये जो इन्फीरियोरिटी आ गई इसके अंदर, ये इन्फीरियोरिटी आती है सेक्स ऑर्गन के। वो सेक्स ऑर्गन को देख कर समझती है कि फादर बड़ा पावरफुल है और वो फादर की इमेज बनाता है। जितने भी फादर इमेज वाले हैं सोसाइटी के अंदर वो बड़े पावरफुल होंगे। अब इसका बहुत डिटेल में फ्राइड ने करके किया कि धीरे धीरे वो फादर की इमेज को ट्रांसेंडेंटल कर देता है। कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो हमारे फादर से भी ज़्यादा है और वही सबका फादर है, बहुत बड़ा फादर है, तो गॉड की इमेज बन जाती है उसके अंदर। अब इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा दिक्कत पड़ती है। अगर बच्चे ने इसको ठीक तरह से रिजॉल्व कर लिया तो भगवान का भक्त बन जाएगा, अथॉरिटीज़ का सम्मान करेगा, फादर का सम्मान करेगा। और जो भी फादर सिंबल हैं सोसाइटी के अंदर, ख़ास तौर से टीचर्स को फ्राइड कहते हैं कि टीचर्स को बड़ा सम्मान देगा वो, क्योंकि वो फादर की तरह से उसे नैतिकता सिखाते हैं, उसकी ईगो को डेवलप करते हैं। तो उसे लगता है कि फादर मेरा वैसे तो राइवल है, सोसाइटी के रूप में तो सोशली तो मेरा राइवल है, लेकिन ये मेरा बायोलॉजिकल भी प्रोटेक्टर है। ये मुझे मेरी ईगो को भी डेवलप कर रहा है, मुझे रोज़ाना नसीहत करता है, कोई अच्छी चीज़ बताता है। तो ईगो को मजबूत करने के लिए सुपर ईगो का ये मेरे ऊपर देता है। तो फादर के साथ वो क्राइसिस को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। फादर के साथ मैं रेपर्ट बना लूँ कोई ऐसा कि फादर भी मुझे प्यार करने लगे। जैसे मदर प्यार करती है ऐसे ही फादर भी मुझे प्यार करने लगे। फादर थपथपाएगा, बेटा आज क्रिकेट खेल के आना, उसमें इनाम लेके आना। तो बच्चे को लगेगा फादर मेरा राइवल नहीं है, बल्कि फादर भी लव ऑब्जेक्ट है। नंबर 1 तो मदर है, नंबर 2 फादर है। अगर ये इस तरह से रिजॉल्व हो जाता है कॉम्प्लेक्स, तो बच्चा जो है अथॉरिटी का सम्मान करने वाला, सोसाइटी के अंदर सम्मान करने वाला, सोशल लॉ को मानने वाला। और अगर ये रिजॉल्व नहीं होता तो बच्चा विद्रोही बन जाता है। अगर वो सप्रेस हो गया तो इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स बन जाएगा।
हर जगह समझेगा हम तो बहुत घटिया आदमी हैं, हम कुछ दुनिया में कर ही नहीं सकते। तो ये ओडिपस की जो एज है, इसको फैलिक स्टेज कहते हैं। ये फादर राइवलरी की जो स्टेज है, उसको फादर की राइवलरी को दोनों तरह से, बायोलॉजिकली जो इन्फीरियोरिटी है, उस इन्फीरियोरिटी को भी ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसे इंतज़ाम किए जाएंगे। बच्चे को कहा जाएगा कि भाई अपने कपड़े ढक कर के रहो, अपना सेक्स ऑर्गन किसी को मत दिखाओ, किसी का सेक्स वायरिस्ट, बच्चे वायरिस्ट बन जाते हैं। वायरिस्ट का मतलब वो छुप करके, लोग नहा रहे हैं तो गुसलखाने में झांक करके देखते हैं, लेट्रिन में झांक करके देखते हैं सेक्स ऑर्गन को, कई जगह इस तरह देखते हैं। ये क्राइसिस बड़ा ज़बरदस्त क्राइसिस है, इसलिए यहाँ पर मदर का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मदर उसको अगर करे तो पहला क्राइसिस तो यही जो है कि इन्फीरियोरिटी नहीं पैदा होना देगी। बच्चे ने जो गलती से फादर का ऑर्गन देख लिया और अपने आप को इन्फीरियर समझा, वो कोशिश ये करेगी कि अब बच्चे को अलग से कपड़े उपड़े पहना के फादर को अलग से रखे, उनको कभी मिक्स ना होना दे, बल्कि फादर को बताया, बच्चे को भी बताया कि इस तरह से कभी भी जहाँ फादर नहा रहे होना वहाँ नहीं जाते हैं, या जो भी हो। तरीका तो नहीं लिखा फ्राइड ने, बस ये लिखा है कि मदर रिजॉल्व करेगी इसको, क्राइसिस को, कि बच्चा जो है एक तो उसमें इन्फीरियोरिटी ना आए। इन्फीरियोरिटी आ गई है तो कोई बात नहीं, इन्फीरियोरिटी वाला तो एक कोशिश करेगा भाई मैं भी सुपीरियर बनूं, कल मैं बड़ा हो जाऊंगा तो फादर की तरह से मेरे पास भी ये जो मेरा सेक्स ऑर्गन है मुझे भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये विश्वास बच्चे का जगाते रहें कि तुम भी फादर की तरह से महान बन सकते हो, तुम भी फादर की तरह से बड़े बन सकते हो। तो इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स नहीं पैदा होने देगा, और अगर इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स पैदा हो गया तो ज़िंदगी में उसके तोड़ने का कोई इलाज भी नहीं है। ये बड़ी ज़बरदस्त बीमारी है, जिनमें इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, दुनिया में कोई राइज नहीं कर सकते बिल्कुल। वो हमेशा अपने आप को घटिया ही समझते रहते हैं। तो इस एज में, फैलिक स्टेज में, जहाँ ये ओडिपस कम्प्लेक्स है, फादर के साथ राइवलरी का कम्प्लेक्स है, इसको कैसे रिजॉल्व करें। और दूसरा यही कि फादर जो है घर का मालिक है, मुखिया है, इसको बच्चा जो है इस चीज़ को समझने लगता है कि फादर घर का मुखिया है, बड़ा है, इसकी बात मुझे माननी चाहिए। तो उसको धीरे धीरे यूलोजाइज करता है, उसको बढ़ाता है। फादर अकेला फादर नहीं है, बल्कि फादर जैसे बहुत सारे सोसाइटी में लोग हो सकते हैं, इनको फादर सिंबल कहते हैं। फ्रायड कहता है कि नॉट फादर बट फादर सिंबल। उससे क्राइसिस रिजॉल्व करना पड़ता है उसको। जो भी फादर के सिंबल हों, तो फ्रायड उसमें मास्टरों को ज़्यादा मानता है, टीचर्स, सोशल लीडर भी हो सकते हैं, समाज के बड़े बड़े लीडर जो हैं वो भी फादर सिंबल हैं। तो खैर उनके बारे में इतनी वो नहीं है कि इतनी रेस्पेक्ट वो उनकी नहीं होती नेताओं की जितनी टीचर्स की होती है। तो बच्चे ने अगर ठीक रिजॉल्व कर लिया है इस ओडिपस कम्प्लेक्स को, और फादर रिवॉल्वरी को छोड़ करके वो सोचने लगता है कि फादर भी मेरा सेकेंडरी सोर्स ऑफ लव, सेकेंडरी सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन, सेकेंडरी सोर्स ऑफ माय ईगो डेवलपमेंट, ये फादर है। तो बच्चा जो है फिर सोसाइटी के अंदर हर एक अथॉरिटी का बड़ा सम्मान करने लगता है। और यही शैली, गॉड नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। फादर यूलोजाइज इज गॉड। बच्चा अपने पिता को भगवान समझने लगता है। सोसाइटी के अंदर वो कहता है जितने फादर सिंबल है वो यूनिवर्सल मिलकर के एक यूनिवर्सल फादर बन गया है। और उस यूनिवर्सल फादर से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। वही हमें प्रेम करेगा, वही हमें प्यार करेगा, वही हमें हर तरह से प्रोटेक्शन देगा। तो इस तरह से रिलीजन क्रिएट हो जाता है। रिलीजन इज द क्रिएशन ऑफ फादर्स फियर। रिलीजन नाम की कोई चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है जिसको माइथोलॉजिकल, फादर फियर जो है
जब ये बढ़ जाता है तो रिलीजन का नाम हो जाता है उसका। तो बच्चा भगवान से डरने लगता है, भगवान की पूजा करने लगता है, देवी देवताओं की पूजा करने लगता है, अपने मास्टर हैं, टीचर, जो भी फादर सिंबल है उनकी पूजा करने लगता है। लेकिन अगर मदर जो है वो ठीक तरह से, अब वैसे बहुत सारे, फ्रायड ने तो नहीं दिए, लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी वाले बहुत सारे कहते हैं कि जो बड़ी कॉशियस मदर है वो ये करेंगे कि जब फादर घर में आएगा और फादर को रिसीव करेंगी तो बच्चे को इस तरह से नहीं फेंकेंगी वो कि बच्चा अपने आप को समझने लगेगा कि वी मैन। फिर वो बच्चे को बिठाएंगी, ये फादर के पास भी ले जाएंगे, आओ पापा आए हैं, जल्दी से आ जाओ, पापा की छड़ी उठाओ। तो फ्रायड ने तो सिर्फ इतना कह दिया कि एक क्राइसिस को करने के लिए मदर इस क्राइसिस को कैसे रिजॉल्व करेगी, ये ज़बरदस्त क्राइसिस है। लेकिन ये क्राइसिस अगर ठीक रिजॉल्व नहीं हुआ तो बच्चा विद्रोही बन जाएगा, हर एक अथॉरिटी के हर चीज़ को तोड़ेगा, नियमों को भी तोड़ेगा, डाकू बन जाएगा, गुंडा बन जाएगा और भगवान का भी विरोधी बन जाएगा, नास्तिक बन जाएगा। नील कमल एक पिक्चर बनी थी, उसमें उस नील कमल में उसने ये दिखाया था कि वो कलाकार अपनी मूर्तियां बना के रखता है और आकर के जब देखता है तो कहता है मैंने ये मूर्ति बनाई थी, इसमें ये कमी रह गई, इसकी नाक टेढ़ी रह गई, ये मैंने मूर्ति कल बनाई थी रह गई। तो वहाँ 8-10 मूर्ति रखी होती हैं, वो उठा के हथौड़ा उनको सबको तोड़ देता है और तोड़ करके फिर भगवान को कहता है क्या तू अपने आप को बड़ा शक्तिशाली समझता है, मैं जिन मूर्तियों को बनाता हूँ अगर उनमें ज़रा सी भी कमी हो तो उनको तोड़ देता हूँ, और तेरी सारी दुनिया में कमी दिखाई दे रही है, तू नहीं तोड़ सकता इसको, तू नहीं सुधार सकता इसको, जैसी तूने बना दी वैसी रहेगी। तो भगवान का विद्रोह कर रहा हो। तो रिजॉल्व अगर नहीं हुआ क्राइसिस, तीनों क्राइसिस इसी एज में आते हैं, और इन तीनों क्राइसिस को रिजॉल्व नहीं किया तो बच्चे के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाएगा, बच्चे के अंदर विद्रोह भी आ जाएगा, बच्चे के अंदर बच्चे की ईगो भी ठीक तरह से डेवलप नहीं होगी, क्योंकि फादर ही तो ईगो को डेवलप कराने वाला होता है। समाज में बच्चे को सिखाता है कि वहाँ बैठो तो चम्मच से खाना खाओ, वहाँ बैठो तो कुर्सी पर जा कर के बैठो, वहाँ जाओ तो अपने पिताजी को उनको नमस्कार करो जो मास्टर होंगे, ये सारी चीज़ें। तो बच्चे को लगता है कि मुझे मेरी ईगो को जो के अंदर जो ईगो को, तो ये सारी चीज़ें बच्चा फादर से ही सीखता है। जो नेचुरल सिंबल है मदर की वो ट्रांसफ़र कर दी थी फादर की तरफ को। अगर ये ट्रांसफरेंस ठीक हो जाती है तो बच्चा बहुत अच्छा आदमी बन जाएगा। और अगर ज़्यादा मदर ने ज़्यादा इसको फादर के लिए बहुत ही पैदा कर दिया तो बच्चा बड़ा भारी भक्त बन जाएगा, वो देशभक्त भी बन जाएगा, वो अपने मास्टरों का भी बड़ा भक्त बनेगा, मास्टर जियों का, टीचर्स को ही भगवान समझेगा, बाप को भी भगवान समझेगा। और अगर ढिलाई रह गई इसमें तो चलो भगवान ना समझे लेकिन वो उनका सम्मान तो करेगा। तो ओडिपस क्राइसिस को रिजॉल्व करना सारी ज़िंदगी के अंदर बड़ा मुश्किल है। अगर ओडिपस कॉम्प्लेक्स में तीनों चीज़ें ठीक तरह से रिजॉल्व हो गई तो फादर और बच्चे के जो संबंध हैं, फादर और बच्चे के जो रिलेशन हैं, बच्चा फादर को रेस्पेक्ट कितनी करे कितनी नहीं करे, फादर से कितना सीखे कितना नहीं सीखे, ये सारा इसी एज में होता है। नार्सिसस को तो चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे सारी ज़िंदगी बड़े स्वार्थी रहते हैं और समझते हैं कि मैं ही हूँ दुनिया में और कोई नहीं है। हालांकि नार्सिसस बड़ा ख़तरनाक रहता है, बड़े स्वार्थी बच्चे बन जाते हैं, सोसाइटी को नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन नार्सिसस इतना खतरनाक नहीं है जितना ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में अगर ज़रा सी भी कमी रह गई, अब बच्चा प्रायश्चित भी करता है, अपना नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑफ लव है उसको प्राप्त करने के लिए फादर से वो कुछ खींचता है, और फादर से खींचने का मतलब है कि अगर उसको नहीं मिलेगा तो नेचुरल ऑब्जेक्ट को ज़बरदस्ती पजेस करने की कोशिश जो करेगा,
तो फिर बच्चे को प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो अपना नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑफ लव जो है, इसको बच्चा ज़िंदगी भर नहीं छोड़ता। मदर सिंबल जो है वो ट्रांसफ़र तो हो सकती है। बच्चा जो है माँ की बजाय गाय को कहने लगे गऊ मेरी माता है, बच्चा अपनी, लेकिन माँ का सिंबल वो समझता है जिसके साथ मदर सिंबल लग गया वो मेरा नॉन नेचुरल ऑब्जेक्ट है, मुझे सेटिस्फेक्शन देने वाला। मेरे लव का अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो मुझे श्योर लव दे सकता है, तो ये मदर सिंबल ऐसी है जिसको सारी सोसाइटियाँ, जितनी भी सिविलाइज सोसाइटियाँ दुनिया में, वो मदर सिंबल को बड़ा सेक्रेड, बड़ा पवित्र मानती हैं। हमारे यहाँ तो मनु ने लिखा ही है बहुत ज़्यादा कि माँ से ज़्यादा पवित्र शब्द किसी भी भारत में, किसी भी भाषा में नहीं मिलेगा। शब्द तो अब इन्होंने, ग्रीक वालों ने उसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स में बना दिया, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत पहले कहा गया है। और 3 तरह की बताई गई है कि 3 तरह से महिला जो है वो पवित्र मानी गई है। तो उसमें माँ को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मनु कहते हैं माँ जैसा शब्द, माँ, ये शब्द बोलते ही बच्चे के मन में एक पवित्रता का भाव उत्पन्न होगा। फिर उन्होंने कहा कि अपने जो इंसेस्ट आती है, यानी बच्चा जो है अपनी बहन की तरफ बड़ी प्यार की दृष्टि से देखता है, तो ये इंसेस्ट को भी अगर ठीक हमने सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी में इंसेस्ट अलाउड नहीं, तो इंसेस्ट को हमने रेगुलेट अगर किया तो परिवार का टूटेगा नहीं। हमारे यहाँ भी ये कहा गया है, अगर कोई ऐसा सिंबल हो सकता है जिसको हम ये माने कि प्यार का सबसे बड़ा सिंबल है, तो बहन हो सकती है। वत्सल इतना, और मनु ने कहा है कि 2 बार भाई की लंबी आयु के लिए बहन ही प्रार्थना करती है। तो बहन का शब्द आते ही आ जाएगा वात्सल्य। इतनी वत्सलता दुनिया में किसी में मिल ही नहीं सकती जिसको आप बहन कह दोगे। आपने किसी को कह दिया ये मेरी बहन है, तो समझ लो आपको प्यार का खजाना मिल गया। और तीसरी चीज़ मनु ने कहा कि बेटी जो है वो परिवार की लाज है। जो निर्लज्ज आदमी हैं, बेशरम आदमी हैं, वही बेटी की चिंता नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ तो खैर 3 चीज़ें बताई, इनके यहाँ एक ही कहा गया, मदर सिंबल। तो हम ओडिपस के तीनों क्राइसिस को हम इस एज के साथ जोड़ते हैं। नार्सिसस को भी, फादर की लाइब्रेरी को भी, और इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स को भी। इसमें हमने सबसे ज़्यादा खतरनाक देखा है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। फादर के साथ कैसे रिलेशन हमारे बनाती है मदर। इस एज को फ्राइड ने लगभग 9 या 10 साल की एज माना है, लगभग 9 साल की एज। अब जब ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ, अगर रिजॉल्व हो गया तो पर्सनैलिटी ठीक, तो एक अगली स्टेज आएगी। वो स्टेज कहलाती है, वो 9-10 साल के बाद आती है, वो कहलाती है लेटेंट स्टेज। अब बच्चे के अंदर जितनी भी टेंडेंसीज बनी है अब तक, वो उसके अंदर जमने की कोशिश करती हैं। बच्चा जो है वो एक्स्ट्रा बाहर की तरफ हो जाता है, एलो इरोटिक हो जाता है, ऑटो इरोटिक नहीं रहता। वो अपने घर में या अपने आप में, अपने शरीर से ही, नार्सिसिज्म में अपने शरीर से ही वो आनंद लेता है, मर भी जाता है। लेकिन अब बच्चा जो है सोसाइटी में फ्रेंड्स खोजने लगता है, और जो उसके अंदर ट्रेट बन गए हैं, जो एनल ट्रेट बन गया है तो एनल ट्रेट, ओरल ट्रेट बन गया है तो ओरल ट्रेट, ओडिपस में जो भी ट्रेट बन गए हैं तीनों, और क्राइसिस में जो भी आ गए हैं, वो उसके जमने शुरू हो जाते हैं, पक्के शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो ट्रेट इस एज में बन गए वही सारी ज़िंदगी चलते रहते हैं। तो ये लेटेंट पीरियड जो है, ये दोस्त खोजने का पीरियड है। आदमी की ईगो ज़्यादा डेवलप होती है इस पीरियड में,
और वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट होती हैं पर्सनैलिटी में, उनको बच्चा, वो आदमी जो है वो सोसाइटी के हिसाब से एडजस्ट करना शुरू करता है। ईगो है, अब तक तो काम करता है हमारा प्लेजर प्रिंसिपल, इड, सेक्स। अब ईगो जो है रियलिटी प्रिंसिपल में आ जाते हैं। अब बच्चे को रियलिटी फेस करनी पड़ती है। वो अपना प्लेजर चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि दूसरे का प्लेजर भी उतना इम्पोर्टेंट है, तो कन्फ्लिक्ट आ जाता है। अब उस कन्फ्लिक्ट में ये है कि बच्चा या तो दुश्मनी बन जाए उससे, या तो सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो जाए बच्चे, और या ये है कि उनको हम सबको लॉ एंड ऑर्डर से उनको चीज़ बाँटें। तो बच्चा ईगो को अपने रियलिटी प्रिंसिपल से बच्चा जो है, इस पीरियड में फादर का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फादर एंड फादर सिंबल, फादर सिंबल मतलब टीचर्स। अब 10 साल की एज में बच्चा स्कूल में जाने लगेगा, टीचर्स का रोल है। टीचर इसको सोसाइटी के अंदर एडजस्ट कराने की कोशिश करेंगे। अगर कोई बच्चा सोसाइटी के अंदर एडजस्ट नहीं हो रहा, तो उसका मतलब उसे ठीक शिक्षा नहीं मिल रही, क्योंकि टीचर का काम केवल इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। टीचर का काम उसकी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करना है। बायोलॉजिकल मैन को सोशल मैन बनाने का काम एजुकेशन का है। सारी दुनिया में एजुकेशन की यही थ्योरी दी गई है कि एजुकेशन कन्वर्ट करती है बायोलॉजिकल मैन को सोशल मैन में, एनिमल मैन को सिविलाइज्ड मैन बनाती है। आदमी के अंदर जो है, हमारे यहाँ भारत में उसके लिए कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुनंच। ये 4 चीज़ें आदमी में और जानवरों में कॉमन होती हैं। जानवर खाना खाते हैं, आहार निद्रा सोते हैं, भयभीत भी हो जाते हैं और भय देते भी हैं। मच्छर से भी आदमी डरता है, और मैथुन संतान उत्पन्न करना। ये 4 चीज़ें जानवरों में भी होती हैं और आदमी में भी होती हैं। फिर जानवर में और आदमी में फ़र्क क्या है? फिर आपने शिक्षा की क्या ज़रूरत है? जब शिक्षा में आपने डेफिनेशन ही शिक्षा की ये दी कि एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्स ए बायोलॉजिकल मैन, जैसा जन्म हुआ था तो 4 चीज़ें ये थीं आदमी के अंदर। इन 4 चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करती है एजुकेशन, किसमें? सोशल मैन में। तो सोशल लॉज, हमारे यहाँ उसको धर्म कहते हैं, कि धर्म की शिक्षा देती है शिक्षा। वहाँ इसको कहते हैं सोशल लॉज, सोशलाइज, सोशल नॉर्म। पिता है तो खड़े होकर के अगर उसको सैल्यूट करो, कोई मित्र आए तो हाथ मिलाओ उससे, और जो भी हो सारा इस तरह से वो बताते हैं सारे। तो शिक्षक जो है वो, शिक्षक को शिक्षक नहीं कहा फ्राइड ने, फादर सिंबल कहा, कि जो फादर सिंबल हैं सोसाइटी में, अब वो बच्चे को इस एज में लेटेंट स्टेज में करते हैं। अब इसमें भी 2 चीज़ें हैं, हमारी सोसाइटी में और फ्राइडियन सोसाइटी में। जब आदमी इस एज में पहुंच जाता है 10-11 साल का, और वो अपने मित्र खोजने लगता है, तो पाश्चात्य में यह है कि मित्र खोजने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सेक्स की। वो लड़कियों को भी अपने दोस्त बना सकता है, लड़कों को भी दोस्त बना सकता है, सबको दोस्त बना सकता है, दोस्त बन जाए, जिससे उसको उसकी ईगो का विकास इस तरह से रियलिटी का, कि सेक्स का लव जो है वो कन्वर्ट हो जाए सेक्स लव में, और वो सोशल नॉर्म को फॉलो करने लगे। तो ये पाश्चात्य में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्रायड ने खुद ही लिखा है, नाम तो नहीं लिया, ट्रेडिशन कर दिया उसने, इंडियन नाम नहीं दिया। ट्रेडिशनल सोसाइटी में यह होता है कि आदमी अपने ही जैसे दोस्त खोजता है, लड़का लड़कों के साथ ही दोस्ती करेगा। अब ट्रेडिशनल सोसाइटी में तो यहाँ तक होता है कि कहीं बहुत बड़ा फंक्शन भी हो रहा है तो औरतें एक तरफ बैठेंगी, पुरुष एक तरफ बैठेंगे, पुरुष और औरतें एक साथ नहीं बैठ सकते। पाश्चात्य में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पाश्चात्य में तो कोई कहीं बैठ जाओ, जहाँ दिल करे बैठ जाओ। तो फ्रेंड खोजने में भी ये पड़ता है कि अलग अलग सोसाइटी के कस्टम के हिसाब से फ्रेंड खोजता है। इस एज में ईगो का विकास ठीक तरह से अगर नहीं होता है तो बच्चा अनसोशल बन जाएगा। और वो जो ट्रेट हैं वो भी जमने शुरू जो हो गए हैं,
उन ट्रेड्स को भी सोशलाइज करना पड़ेगा। जैसे ओरल ट्रेड है, तो ओरल में हमारा फ्रस्ट्रेशन रह गया, तो सोसाइटी में कोई ऐसे तरीके, उसको योगा के द्वारा या किसी और के द्वारा फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कैसे बढ़ाई जाए, सारी की सारी, ये भी इसी एज में, क्योंकि ट्रेड तो बदलेंगे नहीं, फ्रस्ट्रेशन तो रहेगी, लेकिन फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेंस की पावर बहुत बढ़ जाएगी। तो इसी एज में सारा शिक्षा का काम आ जाता है। शिक्षक तो नहीं कहते इनको, हम फादर सिंबल कहते हैं कि फादर सिंबल जितने भी हैं सोसाइटी में, वो आदमी की ईगो के विकास का ये पीरियड जो है, ईगो विकास का पीरियड है, फ्रेंड मेकिंग का फ्रेंड है, मित्र खोजने का फ्रेंड है। और जब मित्र खोजता है आदमी, तभी वो रियलिटी प्रिंसिपल्स के चक्कर में आता है। रियलिटी के चक्कर में आता है तो अपने सेक्स की डिज़ायर को सोसाइटी के नॉर्म्स के मुताबिक एडजस्ट करता है। वो जैसे सोसाइटी के नॉर्म है उसके हिसाब से अपनी डिज़ायर को एडजस्ट करेगा। तो ये पीरियड इस दृष्टि से, सोशलाइजेशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसकी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि ओडिपस कम्प्लेक्स वगैरह थे, क्योंकि कुछ आदमी जो हैं वो शिक्षा जो है उनको नेचुरली इतना कर देती है, और कुछ ये कि जहाँ ये तो अब चलिए डिस्टेंस एजुकेशन, तो कि जहाँ डिस्टेंस एजुकेशन वगैरह है वहाँ आदमी की पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती। लेकिन फ्राइड के ज़माने में ये नहीं थी, इसलिए फ्राइड ने इसके बारे में नहीं लिखा। फ्राइड ने तो सिर्फ कहा कि जो फादर सिंबल हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उसको बायोलॉजिकल से सोशल बनाएंगे। बायोलॉजिकल मैन में चारों जो वृत्तियाँ जानवरों वाली लेके आया बायोलॉजिकल, उसको एक चीज़ सोशल और देंगे, और वो सोशल क्या है, नॉर्म, सोशल नॉर्म उसको देंगे। टीचर सोशल नॉर्म बताता है। जब क्लास में बैठना है तो कैसे बैठो, पैर ऊपर को डेस्क पे रखकर निमत रखो, नीचे लटका के बैठो। छोटी छोटी बातों में भी सोशल नॉर्म को इनकॉर्पोरेट करते हैं, जो हमारे फादर सिंबल हैं। और फादर है, फादर भी बच्चे को ले जाता है तो कहीं बारात शादी में ले जाता है तो कहना बेटा ये नहीं हो एकदम टूट पड़ो वहाँ पर, धीरे से उठाना, टिक्की उससे लेना, टिक्की वाला टिक्की देगा उससे लेना, इन टिक्की में हाथ मत मारना। तो सोशल नॉर्म का पीरियड जो है, सोशल नॉर्म का ये पीरियड माना जाता है। इस पीरियड में बच्चे को अच्छी तरह अगर सोशलाइज कर दिया तो बच्चा वेल एडजस्टेड हो जाएगा सोसाइटी में, नहीं तो उसकी एडजस्टमेंट में कम रह जाएगी। तो ये पीरियड जो है वो बड़ी इस दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है ईगो डेवलपमेंट के हिसाब से। आदमी में समाज में सम्मान प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। समाज में मुझे रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मैं ऐसे दोस्त बनाऊं जो मुझे खूब रेस्पेक्ट मिले, और उनके साथ मैं अपने प्लेजर को शेयर करूं। तो प्लेजर को शेयर करने में मुझे वही आनंद आएगा जो सेक्स में आनंद आता है। ट्रांसफॉर्म हो जाएगी मेरी सेक्स जो है। तो ये अच्छा सोशल मैन बनाना किसका काम हो गया? उसने शब्द नहीं लिखा फ्राइड ने, ये शब्द तो उसने लिखा है बाद में, जब फ्राइड ने एंड में अपने जीवन के, वहाँ तो एजुकेशन का शब्द लिखा है उसने, लेकिन यहाँ एजुकेशन का शब्द लिखा है इसमें फादर सिंबल। जो फादर सिंबल हैं सोसाइटी में वो कोई भी हो सकते हैं, तो वो फादर सिंबल आदमी को सोशलाइज करेंगे इस पीरियड में। और ये पीरियड इस दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट लाइफ का पीरियड माना जाएगा। कुछ आदमी सोशल होते ही नहीं ज़िंदगी भर। एक आदमी को ऐसा देखा कि वो 6 साल से अपने मोहल्ले में रह रहे थे, सुबह मारा जपी, शंख वंख बजाया, मंदिर में गए, जल चढ़ाया, वहाँ से आए, घर में आकर के बैठ गए, अपने कोई किताब विताब लिखनी है लिखने लगे। 6 साल बाद उनको पूछा आपके मोहल्ले में, कहते मुझे तो पता नहीं मेरे मोहल्ले में कौन कौन रहता है। इस मोहल्ले में 6 सालों में कोई ब्याह शादी, जो कि मुझे पता नहीं, किसी ब्याह शादी में मैं गया ही नहीं। तो ऐसे आदमी भी होते हैं जो सारी ज़िंदगी सोशलाइज नहीं हो पाते, लेकिन बड़े रेयर हैं। जो आदमी थोड़ा भी पढ़ा लिखा है, उसे टीचर ने कुछ तो सोशलाइज किया ही होगा, थोड़ा बहुत तो सोशलाइज का उसका। तो इस पीरियड में आदमी का ईगो का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और सारी ईगो जब बन जाती है तो आदमी सोशल मैन बन करके बाहर निकलता है। अब इस पीरियड के बाद आदमी 15-16 साल की एज में पहुंचता है, लगभग समझ लो 15 साल 14-15 साल का हो जाता है।
इसको कहते हैं जेनिटेलिया स्टेज। अब सारी सेक्स जो है वो केंद्रित होकर के अलग अलग सेंटर से थे, उन सेंटर से सारी उस जेनिटल में आकर के कंसंट्रेट हो जाती है, और जो उसके डेवलपमेंटल रीजन हैं उनमें वो सेक्स के इरोटिक जोन बन जाते हैं। इरोटिक जोन का मतलब जिसको छूने पर इरोस, सेक्स की इच्छा, उसको छूते एकदम सेक्स की इच्छा हो। और सेक्स की इच्छा फ्राइड ने क्या किया, इरेक्टाइल या लिंग में उत्तेजना है, उनको कहते हैं हम इरोटिक जोन। तो इरोटिक जोन में सारी सेक्स जो है जहाँ जहाँ हमने जिस पीरियड से निकल के गए हैं वो वहाँ वहाँ जम जाती है। लिप्स, बच्चे ने माँ का दूध पिया था और माँ का दूध लिप्स से पिया गया था, तो लिप्स जो हैं वो इरोटिक जोन बन जाते हैं। बाकी कहीं भी सेक्स नहीं रहती, बाकी आँख को छुओ, कान को छुओ, कोई सेक्स सिलेक्शन, लेकिन लिप्स से उनको अगर आप टच करोगे तो आपको सेक्स की इच्छा पैदा होगी, इरोटिक जोन। तो ओरल पीरियड में इरोटिक जोन जो थी वो इस लिप्स पे थी, तो वो वहीं इरोटिक जोन बन जाते हैं। जब वो सकिंग कर रहा था बच्चा, तो माँ के जो निपल थे उन निपल में बच्चे को बड़ा प्लेजर मिलता था, उन प्लेजर से ब्रेस्ट के अंदर बच्चा बड़ा प्लेजर लेता था। तो वो जो ब्रेस्ट ओरिजिनल सेक्स के थे, सेक्स वहाँ कंसंट्रेट हो जाती है, वो इरोटिक जोन बन जाता है। आप उसको छुएंगे, जो निपल्स होते हैं ब्रेस्ट के, तो सेक्स की इच्छा पैदा हो जाएगी। उसके बाद जो आपका जेनिटल ऑर्गन है उसके आसपास के जोन और एनल जोन, थाई का ऊपर का हिस्सा, ये इरोटिक जोन बन जाएगा। बाकी सब जगह से सेक्स जो है वो कंसेंट हो करके जेनिटेलिया में आ जाएगी। ये जेनिटल ऑर्गन जो है परफेक्ट मैन बना देता है आदमी को। इसमें सबसे पहले क्या होता है, प्यूबर्टी हेयर। अब वह फ्रायड ने इसको 15-16 साल बताया, 15-16 साल में प्यूबर्टी हेयर निकलते नहीं, 17-18 साल में निकलते हैं। कि प्यूबर्टी हेयर का मतलब जवानी के बाल, जैसे मूंछ है, दाढ़ी है, और भी, तो इनको कहते हैं जवानी के बाल, प्यूबर्टी हेयर। प्यूबर्टी हेयर प्रकट होने शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब अब जो सेक्स है अब जेनिटेलिया में सेंटर हो रही है सारी की सारी। अगर प्यूबर्टी हेयर आदमी के लेट हो जाए तो उसके अंदर एफिमिनेसी आ जाएगी, शर्मीलापन ज़्यादा आ जाएगा, औरतों की तरह से शर्माएगा वो, और इसी तरह से बहुत सारे ट्रेट्स औरतों जैसे हो जाएंगे इसमें। तो प्यूबर्टी हेयर भी टाइम पे निकलने चाहिए। अगर आपने लेटेंट पीरियड में बच्चे को अच्छी तरह सोसाइटी में किया है और बच्चा प्योर मैस्कुलिन बन गया है, तो उसके प्यूबर्टी हेयर आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जब प्यूबर्टी हेयर दिखाई देने शुरू हो जाए तो समझ लो अब बच्चा जवान हो गया, जवानी में आ गया सारा का सारा। अब उसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि वहाँ जर्मनी में हो सकता है 15-16 साल में, हालांकि वहाँ लेट होने चाहिए, ठंड का मौसम है, लेकिन हिंदुस्तान में 17-18 साल में निकलते हैं कहीं प्यूबर्टी हेयर। 14-15 साल के बच्चों के दिखाई नहीं देते, कुछ बच्चों के दिखाई देने लगते हैं 14-15 साल में, हल्की हल्की मूछें सी आनी शुरू हो जाती हैं 14-15 साल में। तो ये प्यूबर्टी हेयर जो है, इसमें क्या होता है कि जितना भी कंसंट्रेशन है सेक्स का, उस कहीं भी बिखरा हुआ नहीं रहता, शरीर के अंदर सारा का सारा मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्रेट बन जाते हैं। अब फ्रायड ने जो मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्रेट की बात लिखी है वो उस ज़माने में लिखी है, 1920 में लिखी थी। आज अगर हम उस बात को कह दें तो औरतें आके हमें पीटने लगेंगी कि औरतों का अपमान कर दिया। फ्रायड ने कहा कि ये ट्रेट होते हैं, मैस्कुलिन ट्रेट और फेमिनिन ट्रेट, इनके अंदर सबसे बड़ी बात होती है मैस्कुलिनिटी जो होती है वो एक्टिव ज़्यादा होती है, और
फीमेल जो होती है, औरत जो होती है, पैसिव होती है। ये बायोलॉजिकल डिफरेंस आदमी का, ये शरीर का कोई ख़त्म नहीं कर सकता, भगवान चाहे तो ख़त्म कर दे। तो कहता है कि आदमी जब औरत के साथ समागम करता है, अपनी सेक्स एंजॉय करता है, क्योंकि पूरी तरह से अब डेवलप हो गए हैं। सेक्स जो है जेनिटेलिया में और औरतों के भी इसमें छाकर सेंटर हो गई है। तो जब वो सेक्स को सेटिस्फाई करते हैं तो आदमी का जो स्पर्म है बड़ा एक्टिव होता है, वो अंदर जाकर के अंडा खोजता है, एक्टिव रहता है। और औरत की जो ओवरी होती है उसमें से अंडा होता है बिल्कुल स्थिर रहता है एक जगह। ये स्पर्म खोजते खोजते तो अंडा उसको रिसीव करता है। तो औरत हमेशा रिसेप्टिव रहती है, वो रिसीव करेगी आदमी से हमेशा कुछ ना कुछ, और आदमी एक्टिव उसको देने वाला होगा। अब आज जो औरतें सशक्तिकरण कह रही हैं, वो तो औरत पैसिव क्यों रहे, औरत, ये फ्राइड कहता है बायोलॉजिकल है, इसको बायोलॉजिकली चेंज नहीं कर सकते आप। कैसे चेंज कर दोगे? इस स्पर्म तो हमेशा अंडे को खोजेगा और अंडा उसको ग्रहण करेगा। तो चलिए, ये तो फ्राइड ने 1920 में लिखा था, हो सकता है भगवान ने फ्राइड की बात के हिसाब से अब कुछ चेंज कर दिया हो मैस्कुलिनस में। तो आगे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। अब इस पर्सनैलिटी को डेवलप करने में क्या होता है कि अब जेनिटेलिया में जब पर्सनैलिटी आके हमारी हो गई तो सारी सेक्स वहाँ कंसंट्रेट हो गई। इसको हम कैसे कंट्रोल करें जेनिटल सेक्स को? इसके लिए ईगो भी बन गई है। अब ईगो को कैसे कंट्रोल करें ये हम देखेंगे। फिर डिफेंस मैकेनिज्म फ्राइड ने बताया। हमारी जब सेक्स बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है तो उससे कैसे बचें, डिफेंस कैसे करें। तो अभी हम पर्सनैलिटी को, फ्राइड की पर्सनैलिटी को कर रहे हैं। पर्सनैलिटी में हम देखेंगे डिफेंस मैकेनिज्म भी आएंगे, कुछ आएंगे पर्सनैलिटी के अंदर, तो हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। अब आप यहाँ तक आ गए, जेनिटल ऑर्गन पे आपकी सारी सेक्स जो है कंसंट्रेट हो गई और जोन जो है वो तय हो गए कि जो जोन आपके इस पीरियड में, जो आपका डेवलपमेंट पीरियड था, उसमें जो जो जोन थे वो जोन वहाँ इरोटिक जोन बन गए।